प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय आपके सामने प्रस्तुत हूँ केंद्र राज्य संबंधों को आपसे चर्चा करने के लिए। आप जैसे अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत एक फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य है, और यह केंद्र और राज्य के बीच के परस्पर संबंधों के आधार पर हमारा संविधान देश के एक ऐसे ढांचे की कल्पना करता है जहां पर लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। पूरी दुनिया में इस बात को माना गया कि लोगों की स्वतंत्रता, स्थानीय प्रशासन को अधिक महत्व देने के लिए हम सभी को इस तरह की संरचना बनानी चाहिए जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो सके। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं। मैं प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय, प्रिंसिपल कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ, और मेरी चर्चा का विषय है बीपीएससी 134 यूनिट 14। और इसमें जो प्रमुख संबंध है, आप जानते हैं कि जो केंद्र राज्य संबंध है उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है विधायी या लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशनशिप केंद्र और राज्य के बीच में। तो हमारे चर्चा का जो विषय है वो है केंद्र और राज्य के बीच का प्रशासनिक संबंध। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत एक संवैधानिक शासन के माध्यम से परिचालित होने वाला देश है जो कानून के शासन पर चलता है। भारत ने अपने संविधान की रचना करते समय ही इस बात की व्यवस्था की कि जिससे केंद्र और राज्य 2 प्रकार की इकाइयों की चर्चा की गई। पूरी दुनिया में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर होती हैं। एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था, जहां समस्त शक्तियों का केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो केंद्रीय शासन होता है वह। लेकिन जहां पर भी संघीय शासन व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मॉडल माना जाता है, वहां पर, और उसके अलावा बहुत सारे देश जैसे कनाडा है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी देशों ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जिसमें आदर्श यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को माना जाता है। तो इस आदर्श को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने केंद्र राज्य के संबंधों की जो चर्चा की, उसमें संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात की गई। क्योंकि जैसा मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि जब कभी भी शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो वहां पर जो शासन होगा वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि एक तानाशाही की प्रवृत्ति, एक निरंकुशता की प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए किसी भी देश में जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास करता है, वह यह व्यवस्था करता है कि जो शक्ति का मूल स्रोत जनता है उसकी प्रशासन में आधिकारिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखकर हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया और 3 सूचियां बनाई गई। पहला केंद्रीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार विषय विधायी कार्य कर सकती है। जो राज्य की जो सूची है उस पर राज्य सरकारें भी कार्य कर सकती हैं, और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी उन विषयों पर अपने विधिक अधिकार का, प्रशासनिक अधिकार का, वित्तीय अधिकार का प्रयोग कर सकती है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों ही सेंटर और स्टेट मिलकर के अपने अपनी आवश्यकता के हिसाब से नियम और कानून बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। हमारे देश में आरंभ में केवल 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी, जैसे केंद्र था, राज्य था। लेकिन बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने देखा कि एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जिसको हम पंचायती राज और नगर निकाय के रूप में जानते हैं, तो शासन की व्यवस्था भी त्रिस्तरीय है, हमारी सूची भी 3 है। और इसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि जनता की भागीदारी हो सके, विधि निर्माण से लेकर प्रशासन, वित्तीय संबंध, प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने देश की जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करें। और इसी को ध्यान में रख करके भारत ने संघीय शासन व्यवस्था या फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया। अगर हम ध्यान से देखें तो भारत के संविधान के बारे में बहुत सारे विद्वानों के विभिन्न मत हैं, लेकिन बहुत अच्छी विचारधारा हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी का है, जिनका ये कहना है कि किसी भी देश के संविधान को हम इस प्रयास में कि वह कि संघीय है,
कि वह एकात्मक है, इससे अधिक हमारा इस बात पर बल होना चाहिए कि वह जनता के हित के निमित्त कितना काम कर रहा है। अगर दुनिया का कोई भी संविधान जनता की स्वतंत्रता, उसकी समानता, उसकी भलाई के लिए कार्य कर रहा हो, तो वह एकात्मक है या संघात्मक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस सो लॉन्ग एज़ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स आवर पर्पज़। और वो पर्पज़ क्या है कि हम जनता की सेवा कर सकें। लेकिन विदेशी विद्वानों ने, इसमें ख़ासकर केसी वेयर का नाम आता है, उन्होंने हमारे संविधान का विश्लेषण करते हुए पाया कि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण से केंद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और राज्य हमारे उतने शक्तिशाली नहीं है। इसलिए जो हमारा ढाँचा है बजाय संघीय के अर्धसंघात्मक, जिसके लिए वो क्वैसी फेडरल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका प्रमुख कारण भी है, वह निराधार आरोप नहीं है, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कई ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं, जैसे केंद्र के द्वारा जो गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति, इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में नियम और कानून बनाने का अधिकार, इसके अलावा भी सामान्य प्रक्रिया में भी विभिन्न सारी ऐसी आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान की, जिनकी चर्चा अभी मैं आपसे करूँगा, जिनके माध्यम से सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार राज्यों को निर्देशित करती है। और अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल सकती है, तो वो आर्टिकल 365 के तहत इस बात का राष्ट्रपति रिकमेंडेशन कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति, कि इस प्रदेश की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती है और ऐसे में उसे आर्टिकल 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये तमाम सारी व्यवस्थाएँ भी हैं। इसके अलावा हमारा जो केंद्रीकृत जो न्यायिक प्रणाली है, प्रशासनिक व्यवस्था है, इन तमाम सारे ऐसे कारकों के कारण हमने देखा कि किस तरह से हमारे संविधान में केंद्र को बहुत महत्व दिया गया। इसका प्रमुख कारण ये था कि हम लोग का देश जब स्वतंत्रता प्राप्त करता है 1947 में, तो देश की एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम अपने देश को कैसे एक रखें। और उस एकता के प्रयास में हमने इस बात को ध्यान रखा कि हम हमारा जो केंद्रीय हमारी जो सरकार है, वो इतनी मजबूत रहे कि जब हमारे पर किसी प्रकार का संकट हो, कोई भी राज्य सरकार किसी विदेशी शक्ति के बहकावे में आकर के देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने लगे, खासकर जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, जम्मू एंड कश्मीर है और भी इस तरह के जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर केंद्र हमारे पास मजबूत नहीं होगा और केंद्र का कोई एक एजेंट या केंद्र का कोई एक प्रतिनिधि वहां पर नहीं होगा, तो स्थानीय स्तर पर देश के विरुद्ध क्या हो रहा है उसे कोई जान नहीं सकता। इसलिए भी गवर्नर की व्यवस्था की गई ताकि हम देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रख सकें। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अध्याय 11 और 12 में जो हमारे भारतीय संविधान का है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर, मतलब केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इसके अलावा जब हम देखते हैं, तो एक प्रमुख विद्वान है दुनिया के जो संविधान विशेषज्ञ माने जाते हैं, ऑस्टिन, वो भारतीय संविधान की विशेषता को इतिहास की दृष्टिकोण से देखते हुए और परिस्थितियों की दृष्टि से विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि नहीं, यह एक आत्मिक शासन व्यवस्था नहीं है और न ही यह अर्धसंघात्मक है, बल्कि यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी तरह अमेरिका के भी एक विद्वान है अलेक्जेंड्रोनोविक्स, वो भी भारतीय फेडरल सिस्टम को एक अनोखे प्रकार का फेडरल सिस्टम मानते हैं। भारत के प्रमुख संविधान शास्त्री आचार्य दुर्गादास बसु भी भारतीय संविधान को एक अनोखे किस्म का फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय शासन मानते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ प्रमुख निर्णय भी इस संदर्भ में दिए गए, जिसको हम 1961 में एक बहुत प्रमुख निर्णय आया था, वो एटियाबारी टी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1961 में, जिसमें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया था कि भारतीय संविधान संघात्मक या फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का। लेकिन इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि जो है, वो एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की जो केस थी, जिसे हम मुंबई केस भी कहते हैं, उसके आधार पर और एक कमीशन बना जिसके लिए सरकारिया कमीशन, इन दोनों को बहुत ही शिद्दत के साथ हम सभी लोग याद करते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही संबंध भारत के संघीय ढांचा से या फेडरल स्ट्रक्चर से है। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला दिया कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय शासन व्यवस्था है, वह न केवल फेडरल है, बल्कि वो भारत के संविधान में जो केशवानंद भारती के केस में फैसला आया था कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। अर्थात संघीय ढांचे को कोई सरकार जब चाहे तब बदल नहीं सकती है। तो इसलिए इसमें कोई विवाद का विषय है ही नहीं कि भारत एक फेडरल स्टेट है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार राज्यों की अपेक्षा जानबूझ करके मजबूत बनाई गई, जिसकी चर्चा हमने आपसे की है।
अब हम देखते हैं कि भारत में जो केंद्र को मजबूत बनाने के कुछ और भी उपाय हैं, वो इस प्रकार से हैं कि भारत में केंद्र सरकार अगर चाहे और उसको यह प्रतीत होने लगे कि हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में है, विदेशी शक्तियाँ हमारे पर आक्रमण कर सकती हैं, तो वो संविधान की धारा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकती है। इसके अलावा हमने आपको भी तुरंत पहले बताया कि देश की सब सरकार जो केंद्र सरकार है, अगर उसको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राज्यों का जो शासन है, वो संविधान की धाराओं के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वह आर्टिकल 356 या अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की सरकार को बर्खास्त करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है, उसकी सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची है, अगर उस पर राज्य सरकार भी नियम बनाए और केंद्र सरकार भी नियम बनाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद से केंद्र सरकार का नियम भारी पड़ता है। और यदि उसी सूची पर राज्य सरकार भी कोई नियम बनाती है और गवर्नर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजते हैं और भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय अगर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम को अगर जो संशोधन किया गया उसको अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान करते हैं, तो वो नियम और कानून केंद्र के द्वारा बनाए गए पूर्व में या पश्चात में बनाए गए नियमों और कानूनों के प्रति ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे देश की जो संसद है उसको आर्टिकल 248 भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत जो राष्ट्रीय हित में देखें तो हम समवर्ती सूची जो रेसिड्यूरी पावर जिसको हम बोलते हैं या अवशिष्ट शक्तियां समवर्ती सूची के अलावा जो जिन शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है उन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां और उनको पूरी तरह से हमारे देश की संसद में निहित किया है, राज्यों में नहीं किया है। इसका मतलब कि राज्य सरकारें केवल उन्हीं विषयों पर अपने नियम और कानून बना सकती है जो या तो राज्य सूची में हो या समवर्ती सूची में हो, लेकिन समवर्ती सूची में भी अगर वो नियम और कानून बनाते हैं तो उस पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिलनी बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा भी हमारे देश की संसद को इस बात का अधिकार है कि किसी भी राज्य में वह जो एक विधान परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल उसकी रचना भी कर सकता है और वो स्वयं जब चाहे तब उसको समाप्त भी कर सकता है। तो इन फीचर्स की वजह से हमारे देश के हमारे अ, संविधान ने भारत की जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको अधिक मजबूत बनाया। अब हम अपना ध्यान जो है वो केंद्र राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है जिसको हम खासकर आज आप लोगों से चर्चा करेंगे उसको लेकर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसपे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप के तहत आर्टिकल 256 में यह एक स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि राज्य का जो मतलब केंद्र सरकार का जो अधिकार है वह यह है कि सीधे राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकती है कि डू एक्स डू वाई, आप यह काम करिए, आप यह काम मत करिए। तो ऐसी स्थिति में संविधान की जो अनुच्छेद धारा है उसे हम आर्टिकल 256 के माध्यम से जानते हैं। आर्टिकल 256 केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह राज्यों को निर्दिष्ट करे। उसके अलावा हमारे देश ने इस बात को महसूस किया है कि पूरे देश में यातायात के साधनों का निर्माण होना चाहिए, रेलवेज का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिससे देश की जनता एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ सके, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सके। ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रेल की जो लाइंस होती हैं उनको बनाने और बिछाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करती है, क्योंकि ये केंद्रीय विषय भी है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी राजमार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करना, किसी भी राज्य के हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित करना तथा राज्य सरकारों से यह अपेक्षा करना कि वे इस कार्य में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करेंगे। राष्ट्रीय महत्व के जलमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रेलवेज की सुरक्षा करने में वे ध्यान देंगे। इसको केंद्र सरकार को स्पष्ट तौर पे हमारे संविधान ने आर्टिकल 257(2) में दिया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 257(1) में क्लियर कट दिया हुआ है। 257 में जो जो उसका मूल प्रोविजन है वो ये कहता है कि राज्य सरकारें अपने कार्यों को इस प्रकार से करेंगी कि वे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो या उनके प्रति कोई भी पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के आपको काम नहीं करना है।
आर्टिकल 257(3) में स्पेशल ये प्रोविजन है कि आप रेलवे की प्रॉपर्टी को पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 155 यानी 155 में राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति का स्पष्ट रूप से प्राविधान है। इसके अलावा सेंटर जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर किसी भी समय में हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे हम राष्ट्रीय आपातकाल जैसी नौबत आती है, तो हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 252 भी इसमें उल्लेखनीय है कि जिसके तहत हम बहुत सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास पाते हैं। अब हम अगर देखें तो ये पाते हैं कि राज्यों के बीच में बहुत सारे विवाद होते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे विवाद राज्यों के बीच में उत्पन्न होते रहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न होता है और केंद्र राज्य के रूप में ये विवाद उत्पन्न होता है। तो हमने देखा कि जब कभी भी केंद्र और राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न होगा, 2 से अधिक राज्यों के बीच में यानी राज्य-राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान ने यह व्यवस्था की है कि आर्टिकल 131 जिसको हम सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के गार्जियन के रूप में और खासकर फेडरल स्ट्रक्चर के गार्जियन के रूप में आप जानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में यह माना जाता है दुनिया के किसी भी संघीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की इकाइयां होती हैं। इन दोनों इकाइयों यानी केंद्र होगा, राज्य होगा, जिसे सेंटर और हम प्रोविंस भी कह सकते हैं। इनके बीच में शक्तियों का डिवीजन होगा। किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, लेकिन जो डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ पावर, वह संविधान के माध्यम से होगा, ना कि राज्य के द्वारा। अगर केंद्र सरकार को ये अधिकार हो कि वही शक्तियों का विभाजन करे, तो फिर वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था होगी। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि उस देश में संविधान हो और वो भी लिखित संविधान हो और उस संविधान के माध्यम से चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य हो या जो भारत में अनोखी प्रणाली जो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है, पंचायती राज, उसका भी ज़िक्र संविधान में हो और इन तीनों बॉडीज़ को जो पावर मिल रहा हो, वो संविधान से मिल रहा हो। ऐसे में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से इसका प्राविधान है कि राज्य और केंद्र सरकार की जो ये अनुसूचियाँ हैं, वो भी हमारे संविधान में वर्णित हैं और जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार को प्राप्त करती है। ऐसे में हमें कहीं ये भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि केंद्र सरकार चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वह राज्यों को अधिकार नहीं देती है। राज्यों को अधिकार हमारा संविधान देता है और इस कारण से जब कभी भी कोई विवाद होगा केंद्र और राज्य के बीच में किसी विषय को लेकर के, किसी अनुसूची को लेकर, अधिकार क्षेत्र को लेकर के या फिर 2 राज्यों के बीच में विभिन्न प्रकार के विवाद, सीमा विवाद होता है, जल विवाद होता है, प्रॉपर्टी को लेके विवाद होता है, पर्सनल्स को लेकर के विवाद होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई विवाद होता है, तो उस विवाद के लिए राज्यों को केंद्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आर्टिकल 131 या 131 में भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह मूलभूत अधिकार दिया। ये अधिकार हाई कोर्ट्स को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो 2 राज्यों के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो या केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो, ये विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और जो नियमानुसार या जो संवैधानिक शासन व्यवस्था के अनुसार जो पक्ष सही होगा, चाहे वो केंद्र सरकार सही हो, चाहे वो राज्य सरकार सही हो, उसके हिसाब से वो निर्णय करेगा। तो ये हमने देखा कि हमारे पार्लियामेंट को पावर दिया गया जिसके माध्यम से बहुत काम कर सकती है। उसी तरह हमारे राज्य में जो विधानमंडल है या जो विधानसभाएँ हैं, उनको भी पावर दिया गया कि वे अपने विषय में और अपने कार्यक्षेत्र में, अपने रीजनल लेवल पर, अपने जियोग्राफिकल लिमिट्स में जो उसकी सीमाओं को दिया गया है, उसके भीतर वह रह कर के कार्य कर सकते हैं। अभी आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, वो अमेरिका से प्रभावित तो ज़रूर है, तो वो पूरी तरह से अमेरिका से लिया हुआ नहीं है। अन्यथा भारत में जो इकाइयाँ हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट नहीं है, अर्थात उनको अखंड यूनिट के रूप में नहीं दे सकते। यानी केंद्र सरकार चाहे, तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है या जो उसमें दी गई निहित धाराएँ हैं, आर्टिकल 3 है, उसके माध्यम से भी वो उसको यह अधिकार निहित होता है कि वह इस प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्य की सीमा का निर्धारण, राज्य की सीमा को छोटा या बड़ा करना, राज्य को विभाजित करना, इस राज्यों के नाम को परिवर्तित करना, इन सब का अधिकार हमारे संविधान ने
केंद्र सरकार को समर्पित किया है। लेकिन जब तक कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आम तौर पर इस तरह का काम तब जब होता है कि वहाँ की विधानसभा इस तरह के प्रस्ताव को, प्रपोज़ल को पारित करके भेजती है, तभी स्टेट गवर्नमेंट की इस प्रपोज़ल को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है आम तौर पर। लेकिन जब तक कि किसी भी राज्य की सीमा रेखा पूरी तरह से अखंडित है, जब केंद्र सरकार उसको उस रूप में लेके चल रही है, तब तक उस सीमा के भीतर उसकी विधानसभा का पूरी तरह से अधिकार होगा कि वो नियम और कानून बना सकता है, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को, विधायी अधिकारों का उपयोग कर सकता है। और अगर किसी राज्य का दूसरे राज्य की सीमा से विवाद होता है, जल विवाद होता है, केंद्र सरकार से विवाद होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 131 के तहत या आर्टिकल 131 के तहत हम सीधे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अर्थात द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर अंडर आर्टिकल 131 यानी 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रदान किया गया। अब अगर हम देखें ध्यान से, तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों को ध्यान में रखते हुए ही आर्टिकल 312 के माध्यम से, यानी कि 312 के माध्यम से, 312 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि ऑल इंडिया सर्विस होगी, यानी एक ऐसी सर्विस होगी जिसका रिक्रूटमेंट, जिसकी भर्ती केंद्र सरकार करेगी, लेकिन उनकी नियुक्ति राज्यों में होगी, केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। और उन पर जब वो राज्यों में नियुक्त होंगे, तो राज्य सरकारों को फिर अधिकार दिया गया कि उनकी सेवा शर्तों से लेकर के, उनकी नियुक्ति से लेकर के और तमाम तरह की उनकी सुविधाओं को, उनकी तनख्वाह की व्यवस्था राज्य सरकार के माध्यम से होती है। और वे अपना योगदान सीधे राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियम और कानूनों को लागू करना, लोकहित के कार्य करना, वेलफेयर स्टेट की अवधारणाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य करना होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार उनके जिसको सस्पेंशन बोलते हैं या निलंबन का रिकमेंडेशन कर सकती है, उन्हें निलंबित कर सकती है तथा उनके डिसमिसल का रिकमेंडेशन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अल्टीमेट डिसमिसल का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकारें उन्हें पनिश कर सकती हैं, उन्हें निलंबित कर सकती हैं, उन्हें स्थानांतरित कर सकती हैं, उनके अधिकारों को छीन सकती हैं। ऐसे में यह एक बहुत ही यूनिक प्रोविजन है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि सेवा तो ऑल इंडिया होती है, लेकिन वो लोग सेवा करने का काम जो है, वो राज्यों में करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के पीछे एक कारण और भी था कि जो राष्ट्रीय महत्व की हमारी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां, उनकी भी रक्षा करना था। और बहुत सारी लोक कल्याण के जो कार्य होते हैं, वो केंद्र सरकार स्वयं करती है। तो केंद्र सरकार जब स्वयं उन कार्यों को करती है, तो उन्हें करने के लिए उसके पास भी अपने लोग होने चाहिए, जिनके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें उन कार्यों को दक्षता के साथ कर पा रही है कि नहीं। हमने एक चीज ये भी देखा है कि हमारे संविधान में इस बात की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार चाहे तो अपने कार्यों को राज्यों को सौंप सकता है उनकी सहमति से, और उसी तरह से दो या दो से अधिक राज्य आपस में सहमत होकर के चाहें तो केंद्र सरकार को भी अपने कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उन कार्यों को करती भी है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो अगर विश्लेषण हम करें अपने संविधान के संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर का, तो पाते हैं कि पूरी तरह से यह बात ऑस्टिन की सही है कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन है। इसलिए भारत का जो संघीय व्यवस्था है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, वह ट्रू सेंस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर हम केंद्र राज्य के संबंधों को दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें, तो जो संघ की शक्तियां हैं हमारे संविधान में निहित है, वह राज्यों को निर्देश देता है। लेकिन निर्देश देने के पीछे यह कारण नहीं कि वो राज्य सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं या राज्य सरकार से वो ऊपर है, बल्कि यह अधिकार उन्हें संविधान में प्रदत्त है। उन प्रदत्त अधिकारों का ही उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ऐसे निर्णय करती है। इसके अलावा केंद्र राज्य के बीच में आपस में सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न होने पाए इस डायरेक्शन देने में या इस तरह के ऑल इंडिया सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने में, तो हमारे देश के संविधान ने स्पष्ट रूप से इंटर स्टेट काउंसिल की व्यवस्था की, अंतर राज्य परिषद की भी बात की है। इसके अलावा
हम देखते हैं कि वेल शेड्यूल्ड ट्राइब हमारे देश में जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उनके भी विकास के लिए, कल्याण के लिए भी हमारे केंद्र सरकार को निर्देशित करने का अधिकार है। असम और नागालैंड के गवर्नर के पास या राज्यपाल महोदय के पास ये अधिकार है कि वे अपने स्वविवेक से इस प्रकार की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए निर्णय ले सकते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार राज्यों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रांट देती है और उन्हें उन्हें अनुदान देती है ग्रांट्स। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जिसका विश्लेषण आवश्यक है। पहली चीज़ तो ये है कि राज्यों के पास अपने संसाधन, यानी कि सभी राज्यों का, कुछ तो राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें, गतिविधियाँ होती हैं और ख़ासकर वे व्यापारिक रूप से बड़े समृद्ध हैं, इसलिए उनको इस तरह के कर भी मिलते हैं। फिर वो जो भारत में केंद्रीय कर व्यवस्था लगाई गई, उसमें भी उनका हिस्सा अच्छा खासा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपनी व्यवस्था, ख़ासकर आर्थिक परिस्थितियों को अपने बल पर आगे संचालित कर पाने में सक्षम नहीं। इसलिए शुरू में ही हमारे संविधान ने इस बात की व्यवस्था की कि आर्टिकल 275 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से वे लोक कल्याण के कार्यों को कर सकेंगे। तो अब इसमें दूसरी बात, इसका विश्लेषण ये है कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार से यह अपेक्षित या अपेक्षा करती है कि उसको अनुदान मिले और जो फाइनेंस है उस पर अधिकार केंद्र सरकार का है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की पोजीशन फाइनेंशियली भी साउंड है तथा वो इन अनुदानों के माध्यम से राज्य सरकारों पर अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारी केंद्र सरकार को ऐसा महसूस होता है कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं उचित माध्यम से चल पा रही है और तमाम तरह की विसंगतियां आ रही हैं, तो देश की जनता के हित में उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए आपातकालीन स्थिति को, खासकर वित्तीय आपात की भी घोषणा कर सकती है। इसके लिए आर्टिकल 360, जहां एक तरफ इमरजेंसी की बात 352 में की जाती है, जहां पर देश में बाहरी आक्रमण हो जाने के कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। वहीं पर हम देखते हैं कि एक अन्य आपातकाल की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पे है, नेशनल लेवल पे है, पूरे देश में है। उसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं या वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, जो आर्टिकल 360 के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो राज्य सरकारों को ग्रांट दी जाती है या जो केंद्र सरकार अपना व्यय करता है लोक कल्याण के कार्यों में, तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि एक भी पैसा जो केंद्र सरकार खर्च करती है, राज्य सरकार खर्च करती है, वह पैसा वास्तव में जनता का है और जनता के लिए है। तो उस पैसे का किसी भी माध्यम से दुरुपयोग न होने पाए और उस पैसे को जिस कार्य के लिए निर्धारित किया गया है, उसी कार्य के लिए उसका उपयोग हो, इसके लिए हमारे देश के संविधान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था की, जिसको हम सीएजी के माध्यम से महालेखाकार की बात की गई है, जो कि एक संवैधानिक अधिकारी है और उसके पास संविधान के माध्यम से दिए गए अधिकार है और वो राज्यों में अपनी एक व्यवस्था बना करके और वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए तरह-तरह के रिकमेंडेशंस देता है, तरह-तरह की अनुशंसाएँ करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि कहाँ पर वित्तीय कुप्रबंधन हो रहा है। इसलिए भी अब आधुनिक काल में हम देखते हैं तो 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी के शुरू में ही हमारे देश की केंद्रीय सरकार इस बात के लिए चिंतित भी हुई और उसने वित्तीय प्रबंधन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। हमने देखा किस तरह से केंद्र राज्य के संबंधों का विश्लेषण करते हुए हम ये पाते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा हमने आर्टिकल 312 के माध्यम से की, लेकिन हम एक चीज और भी आपके सामने चर्चा करना चाहेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए और जनता की रक्षा करने के लिए अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति करती है। इसके अलावा 2 से अधिक राज्य अगर आपस में इस बात के लिए सहमत हों, तो 2 या अधिक राज्यों के लिए केंद्र सरकार एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी नियुक्ति कर सकती है। जैसे आप 2 राज्य जहां पर इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हो केंद्र सरकार से कि आप हमारे लिए एक एक विशेष भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केंद्र सरकार एक
ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन कर सकती है। इसके अलावा भी एक बड़ी विशेष प्रोविजन है इसमें कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य अगर रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग के लिए एक खास क्षेत्र में विशेष भर्ती किया जाए, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां हैं अन्य राज्यों से अलग हैं और हम इस भर्ती को कर पाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार उन राज्य विशेष में सीधे प्रत्यक्ष भर्तियां राज्यों के लिए कर सकती है, यानी कि स्टेट काडर के लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हम आपको बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा सेंट्रल काडर के लिए काम करता है। उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी यद्यपि राज्यों में ही नियुक्त होते हैं, किंतु उनका जो काडर होता है, उनके जो कार्य करने का जो अधिकार और जो उनकी सेवा शर्तें हैं, सभी कुछ जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से निर्धारित होती हैं और केंद्र सरकार उसकी रखवाली करता है। यद्यपि वो राज्यों में ही पोस्ट होते हैं, राज्यों से तनख्वाह प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने से लेकर के हर कार्य केंद्र सरकार ही करती है। लेकिन यहाँ पर जो ये व्यवस्था है, इसलिए भी इसका रेखांकन बहुत ज़रूरी है कि यह एक अनोखी व्यवस्था है कि अगर कोई राज्य सरकार या कुछ राज्य सरकारें इस बात के लिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमारे लिए अपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से कुछ खास भर्तियां कर दीजिए, जिसको हम कर पाने में सक्षम नहीं है, तो केंद्र सरकार इसे मना नहीं कर सकती और केंद्र सरकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से उन विशिष्ट भर्ती प्रक्रिया को अपनाते हुए उन लोगों को नियुक्त करेगी। तो हम देखें कि किस तरह से हमारे देश में सेंटर और स्टेट के बीच में जो ये संबंध है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में आर्टिकल 312 के माध्यम से ही इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि एक अतिरिक्त ऑल इंडिया सर्विस जो आईएएस है, उसके अलावा भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी सर्विसेज हैं, रेलवेज हैं, इन सब के अलावा अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह अन्य अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस के लिए गठन कर सकता है। यह व्यवस्था जहां पर अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी केंद्र एवं राज्यों दोनों के प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, वो प्रशासन में समन्वय लाएगा। तो अगर राज्य सरकारों को आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस बात को महसूस करती है, तो निश्चित रूप से वह एक अतिरिक्त मतलब आईएएस के अलावा अतिरिक्त ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था तो है, लेकिन राज्यों के पास कोई अपना अलग से न्यायिक व्यवस्था, यानी कि हाई कोर्ट्स तो राज्यों में ही नियुक्त होते हैं, किंतु वह परिचालित संघीय ढांचा के तहत एक सेंट्रल सिस्टम बनाए, केंद्रीय व्यवस्था बनाए। इसलिए हमारे देश में राज्यों का प्रत्यक्ष अधिकार इन सब चीजों में नहीं है, यानी हमारी न्यायिक प्रणाली एकीकृत और अखंड है। लेकिन राज्यों को स्थानीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जो ये यूनिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से चले जा रहे हैं और भारत के संविधान के निर्माण के समय इस व्यवस्था को देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया था, इसलिए भी इसको किया गया। हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश ने एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था ये भी की है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत ही एडजॉइनिंग है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, छोटे हैं, या उनकी जो कल्चरल, सोशियोलॉजिकल या सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतें भी लगभग एक जैसी है, जैसे पंजाब और हरियाणा आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इनके लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट की चर्चा की गई है, बनाया गया है, जिसकी सीट चंडीगढ़ में है। तो जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, वो बेसिकली हरियाणा और पंजाब दोनों के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को और उस पूरे क्षेत्र के जो न्यायिक और विधिक पक्ष है उसको सुनता है वो। उसका जो जुरिसडिक्शन है वो पूरा पंजाब और हरियाणा है, जबकि पंजाब और हरियाणा हम सभी जानते हैं कि ये 2 पृथक-पृथक राज्य हैं, लेकिन इनके लिए संयुक्त रूप से एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। इसी तरह आप देखते हैं कि एक जो नॉर्थ ईस्ट या हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ आसाम का वो जो गुवाहाटी है राजधानी वहाँ पर, उसको हम देखते हैं कि अब जो गुवाहाटी है वहाँ पर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट की जो सीट है, तो उस सीट को भी ये अधिकार दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों के लिए भी वह कार्य करेगी। इसकी दिशा में हमने देखा है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसने अपनी कई खंडपीठें बना रखी हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में हम उसकी सीट है। ईटानगर में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसका एक बेंच है जिस तरह से हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच लखनऊ में है स्थित,
ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक बेंच जो है, वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है, तो दूसरी तरफ नागालैंड के कोहिमा में है। तो नागालैंड के कोहिमा में भी उसकी एक बेंच है। लेकिन मूलभूत रूप से अगर देखा जाए तो को हाई कोर्ट की जो मेन सीट है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी जो है, वही पहले आरंभ में इन सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एकमात्र हाई कोर्ट हुआ करता था। लेकिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उसको खंडपीठ के रूप में 2 जगहों पर कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे केंद्र सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अलावा राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो थर्ड इसका जो एंगल जिस पर हम लोग इस वक़्त चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे देश की यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जो राज्यों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है, उनके सीमा क्षेत्र के भीतर उठने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए। यद्यपि हाई कोर्ट के जजेस का या न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो अधिकार है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से बनाया गया। इसके पहले यह था स्पष्ट रूप से कि यह अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास होगा, लेकिन 90 के दशक में जो सेकंड जज जिसको सेकंड जज जजमेंट बोलते हैं, उसके माध्यम से एक कॉलेजियम सिस्टम का गठन हुआ, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो एमिनेंट पर्सन्स हैं, उनको रखने की बात नेशनल जुडिशियल कमीशन के माध्यम से की गई, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, और आज की डेट में कॉलेजियम सिस्टम हमारे यहाँ देश में विद्यमान है, जहाँ सीनियर जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ये लोग आपस में मिल करके, और जब मामला उच्चतम न्यायालय का होता है, तो वहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और खासकर मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये लोग मिलकर के नाम रिकमेंड करते हैं। यदि हाई कोर्ट्स का मामला है, तो वे वहाँ के जजेस, सीनियर जजेस और खासकर चीफ जस्टिस से राय लेते हैं, और लेने के बाद से नामों की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के पास जाता है, जो आम तौर पर अगर कोई नाम विवादित नहीं है या कोई ऐसा नहीं है, जो कि इसमें गलत तरीके से सूची में आ गया है, जिसके अनुभव पूरे नहीं है या कोई योग्यता नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार लगभग सभी नामों को स्वीकार करती है। तो ये कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से हमारे देश में न्यायिक प्रणाली को एक नए रूप में बदलने की कोशिश की गई, जिससे इसकी एकीकृत व्यवस्था को और भी अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 263, जिसको हम अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानते हैं, इसके गठन के पीछे भी हमारे देश में यही कारण था कि बार-बार बहुत सारे ऐसे लिटिगेशंस थे, जो हाई कोर्ट में जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, कि राज्यों के बीच में सीमा विवाद, जल विवाद और केंद्र राज्य के बीच में भी समन्वय की कमी हो जा रही थी बार-बार। राज्यों को लगता था कि केंद्र सरकार हमारे अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में यह व्यवस्था की गई सन 1990 में कि राज्यों और केंद्र को मिलकर के एक ऐसी परिषद बनानी चाहिए, जहां पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रीय और राज्य के महत्व के विषयों पर परस्पर चर्चा करते हुए ऐसे निर्णय पर पहुंचे, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सामंजस्य की स्थापना की जा सके। और इस सामंजस्य की स्थापना करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो हमें इस बात को देखना होगा कि इन अंतर्राज्यीय परिषदों का, जो कि बहुत कम बैठकें होती हैं, विद्यार्थी हैं, उनको इस बात को लेकर के विचार विमर्श करना चाहिए कि इस अंतर्राज्यीय परिषद को की व्यवस्था जो 1990 के दशक में की गई थी, इस व्यवस्था को जीवंत बनाते हुए, केंद्र और राज्य को परस्पर एक दूसरे से मिलते हुए, राज्यों को आपस में मिलते हुए, इस हमारी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, या जो हमारी परस्पर सहयोगात्मक जो संघवाद हमारे देश में है, उसको, जो सहकारिता की भावना है, उसको आगे बढ़ाया जाए। अब इसमें खासकर जो अंतर्राज्यीय परिषदें हैं, उनका जो अधिकार क्षेत्र है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद इसके साथ बनाई गई। उसके अलावा स्थानीय सरकार के लिए एक केंद्रीय परिषद बनाई गई, उसके अलावा परिवहन विकास परिषद बनाई गई। तो इस तरह से जो केंद्र और राज्य के बीच में प्रमुख मुद्दे बार-बार आ रहे थे, उनके लिए एक परिषद बना दी गई। उसके अलावा अंतर राज्य जल विवाद, राज्यों के बीच में एक नदी ऐसी है जो कई-कई राज्यों के बीच में जाती है, और उन राज्यों में जल बँटवारे को लेकर, सिंचाई को लेकर के, पनबिजली परियोजनाओं को लेकर के बहुत बार विवाद होता है। तो इन अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1956 में एक अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया।
तो संघीय सरकार ने दोहरी शासन व्यवस्था को जो अंतर्निहित की गई हमारे देश में, उसमें इस बात की व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 261 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों में, अभिलेखों में न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और मान्यता प्रदान की जाए। तो एक तो अंतर्राज्यीय परिषद इसलिए भी आवश्यक है कि हम लोग इस बात को, इस विश्वास को बहाल करें कि जो भी निर्णय हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे अभिलेख हैं, वो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जो बनाए जाते हैं, उनको पूरे देश में स्वीकार किया जाए। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो समय-समय पर बहुत सारे निर्णय दिए जाते हैं, उन सबको पूरे देश में एक प्रकार से पवित्र भाव से देखा जाए और उनको सभी राज्य और सरकारें स्वीकार करें। उसी तरह जो जल विवाद है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का भी या केंद्र सरकार का भी स्पष्ट मत है कि राज्यों को परस्पर इस बात का सहयोग करना चाहिए और उस परिषद में पहुंच करके और उस डिस्प्यूट को, उस विवाद को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखते हुए फिर एक जो प्रशासनिक संबंधों का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है, कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संघीय ढांचा में अब केवल 2 इकाइयाँ ही नहीं रह गई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे देश में महात्मा गांधी के सपनों का भारत जो था, क्योंकि महात्मा गांधी पूरे जीवन भर सपना देखने से ज़्यादा कार्य करते थे और वे चाहते थे कि वास्तव में भारत को आज़ाद कराने के बाद अगली बड़ी चुनौती ये होगी कि हम देश की जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उसको हम अधिक से अधिक प्रशासनिक कार्यों में, विधायी कार्यों में, वित्तीय कार्यों में जोड़ें और लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना, स्वावलंबन की भावना का विकास हो, स्वदेशी की भावना का विकास हो। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय शासन केवल मौखिक स्तर पर नहीं, बल्कि संवैधानिक स्वरूप को प्राप्त करते हुए हमारे देश में विकसित हुआ, जिसको हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं और ये तीनों टियर ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, एक तरफ वह स्वशासन की व्यवस्था को, दूसरी तरफ वह स्वावलंबन की व्यवस्था को विकसित करता है। अब ये स्वशासन और स्वावलंबन अपने आदर्श को तब प्राप्त कर सकते हैं, जब वे संविधान के प्राविधानों के साथ-साथ व्यावहारिक धरातल पर अपनी वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था को कर पाने में सक्षम हो। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि इस केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो प्रशासनिक संबंध हमारे बीच में पढ़ रहे हैं हम लोग आर्टिकल 256 से और आगे पढ़ रहे हैं, उसमें वे कौन ऐसे और प्रोविजंस हैं जिनके माध्यम से हम तीसरी इकाई जो है स्थानीय इकाई यानी पंचायतें और नगर निकाय अपना कार्य करते हैं और उनके वित्तीय प्रबंधन की क्या व्यवस्था है। तो 2018-19 की अगर हम के आंकड़ों को अगर लेके देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा स्थानीय निकायों ने एक 107,225 करोड़ 1,07,225 करोड़ रुपए इसके लिए व्यवस्था किए गए। और इस व्यवस्था का पूरा जो उद्देश्य था, वो ये था कि स्थानीय शासन को हम किस तरह से आगे विकसित कर सकें। यहाँ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य जो सरकार है, वो उसका जो नियंत्रण है, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से स्थानीय निकायों में कामकाज की निगरानी भी करता है। इसलिए केवल फंड देने का काम ही राज्य सरकार नहीं करती है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन में स्पष्ट किया गया कि जो लिखा गया है वही अंतिम नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की, खासकर राज्य के विधानमंडल को ये अधिकार होगा कि वह पंचायतों के अधिकार को, उनके वित्तीय अधिकार को, प्रशासनिक अधिकार को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ में खासकर उनके कार्यों को निगरानी कर सकते हैं, उनका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, यानी वैल्यू एडेड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके ही हम प्रशासनिक संबंधों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि यह मामला और भी स्पष्ट हो सके। तो नगर निगम और जो हमारी पंचायतें हैं, वे देखा जाए तो नगर पालिका अधिनियम के ढांचे के भीतर नगर पालिका द्वारा अधिकार क्षेत्र के अंदर बनाए गए उपनियम नियमों को मंजूरी देता है और ये स्थानीय निकाय अपनी सीमा पार करते हैं तो राज्य सरकारें केवल मंजूरी उनके द्वारा नियमों को ही नहीं देते हैं बल्कि उनके प्रस्तावों को रद्द भी करती है। इस प्रकार राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के ढांचे के भीतर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों को एक मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ाने का काम करती है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से
जो इस प्रशासनिक संबंध को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए आईएएस और पीसीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की बात की गई। और इनके माध्यम से ये बात की जाती है कि जो हमारे पास सेवा है, यानी राज्य सरकार में अधिकतर जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, शहरी स्वशासन के जो निकाय हैं, वहाँ पर जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, क्या उनका सेपरेट कैडर होना चाहिए? तो हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में, राजस्थान और गुजरात 3 ऐसे प्रमुख राज्य हैं, जिन्होंने कि नगर पंचायतों नगर निकायों तथा ग्राम पंचायतों के लिए एक सेपरेट काडर की व्यवस्था की, जिनका ये काम ही है कि वे उस सेवा में दक्ष होते हुए जनता की सेवा के क्षेत्र में कार्य करेंगे और वे अन्य किसी कार्य में नहीं लगाए जाएँगे। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो आईएएस और पीसीएस के अधिकारी होते हैं, वे केवल नगर निकाय से ही संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें अन्य कार्यों में भी लगाया जाता है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है और उनके कार्य और उनके कार्य करने का स्वरूप भी बदलता रहता है। तो इस स्थिति को समझते हुए कुछ राज्यों ने इस बात की व्यवस्था की कि हम क्यों नहीं एक विशेष काडर बनाएँ। यद्यपि उत्तर प्रदेश में भी पंचायती राज अधिकारी होते हैं, लेकिन वे सीधे प्रत्यक्ष रूप से भर्ती ना होकर के उनको हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरते हैं। इसी तरह से बहुत सारे राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट लेवल के हैं, वो उन अधिकारियों के चुनने का कार्य करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने 3 राज्यों का नाम आपके सामने बताया, गुजरात का बताया, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जिन्होंने कि पंचायती राज से संबंधित सेपरेट कैडर्स को बनाया है। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी पंचायती राज अधिनियम 73 के तहत 29 मद ऐसे चिन्हित किए गए, जिन पर कि स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है, यानी कि हमारी जो पंचायती राज संस्थाएँ होती हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्य करें। आप जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर ऐसी दक्षता या इस तरह की विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है कि वे इन कार्यों को अपने मन से कर सकें। तो उनको सहयोग प्रदान करने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है, जो उन कार्यों की विशेषज्ञता रखती हो या उन कार्यों को अन्य जगहों पर देख कर के प्रशासनिक अनुभव के माध्यम से देश के विकास में योगदान कर सके। तो इस कार्य करने के लिए बहुत सारी जगहों पर यह प्रयास किया जा रहा है कि एक सेपरेट काडर जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी का होना चाहिए, पंचायती राज अधिकारी का होना चाहिए, जिसका केवल कार्य जो हो वो इसी के लिए समर्पित हो। तो हमने देखा कि उन 29 विषयों पर काम करने के लिए हमें एक सेपरेट काडर की भी आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए आवश्यकता है कि अन्य राज्य सरकारों को भी इन 3 राज्य सरकारों के माध्यम से प्रेरणा लेते हुए पंचायती राज के लिए सेपरेट काडर्स की भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमने देखा कि पंचायतों को राज्य सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से ग्रांट प्राप्त करती है। तो ये ग्रांट जो है जिस भी कार्य के लिए दिया जा रहा है, वह उस कार्य के लिए ही खर्च हो रहा है कि नहीं, इसके लिए भी हमारे संविधान के दो अनुच्छेद 243 243 जे हमारे देश के संविधान में जब 73वां संविधान संशोधन आया, तो उसके माध्यम से बहुत सारे प्रोविजंस जोड़े गए। तो उन प्रोविजंस में जो सबसे खास प्रोविजंस बनाए गए, जिसमें कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकार, पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक अधिकार और उसी के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को छोटे-मोटे नियम और कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन उन अधिकारों का दुरुपयोग ना होने पाए, इसके लिए हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी और इस बार भी मैंने आपके सामने रेखांकन किया है कि राज्य सरकार सिर्फ एक मूकदर्शक नहीं है कि उनको चूँकि संविधान से अधिकार पंचायती राज को दे दिया गया है, इसलिए वो अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे। तो राज्य सरकार उन पर एक बहुत ही कड़ी निगरानी रखती है और इसके लिए जिलाधिकारी को विशिष्ट रूप से एक अधिकार दिया गया जिसके माध्यम से वो पंचायती राज संस्थाओं को न केवल ऑडिट कराते हैं बल्कि उनका पर्यवेक्षण भी करते हैं। वे एक फ्रेंड फिलॉसफर और गाइड का भी काम करते हैं, तो दूसरी तरफ वो एक नियंत्रक का भी काम करते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी पंचायती राज संस्थाएँ हैं, वे संविधान के दायरे में रहते हुए लोकहित के निमित्त अनवरत कार्य करती रहें। तो आर्टिकल 243 जे जो है, वो इस बात की व्यवस्था करता है कि वो पंचायती राज संस्थाओं के समय-समय पर यानी कि टाइम बाउंड एट रेगुलर इंटरवल एक सुनिश्चित अंतराल पर टाइम बाउंड मैनर में उनके खातों का परीक्षण होना है लेखा परीक्षक के माध्यम से यानी कि ऑडिटर विल कंडक्ट दिस ऑडिट दैट विल नॉट बी ऑर्डिनरली ऑडिटेड और इसके अलावा एक व्यवस्था और भी हमारी पंचायती राज संस्थाओं में बहुत अच्छी है वो है कि हमारी जो
वहाँ के स्थानीय सुशासन से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके अंदर उनको भी यह बात अपेक्षित की जाती है कि वे जो जनता है वो स्वयं ही इसको ऑडिट यानी कि इसको सोशल ऑडिट के माध्यम से हम जानते हैं। तो सोशल ऑडिट भी अपनी जगह पे होता है, लेकिन एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, जो ऑडिटरशिप का काम करते हैं और वेल ट्रेन्ड होते हैं, उन लोगों को लगाया जाता है। आर्टिकल 243 हमारे संविधान में दिया गया है कि वे जाएँगे और इन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे। केंद्र सरकार जैसा कि एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार पैसा भेजती है ₹1 लेकिन गाँव में पहुँचता है 15 पैसा। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर की का भी सिस्टम किया गया। लेकिन इन सब चीज़ों से भी अलग हट करके एक जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया, वो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम पीएफएमएस बोलते हैं। पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और इसके माध्यम से ये किया गया कि शहरी निकायों के लिए MOHUA के माध्यम से एक ऐसा विकसित किया गया कि जिसके माध्यम से राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा नियमावली NMAM के अनुसार सभी राज्य सरकारों को राज्य विशिष्ट नगर पालिका लेखा नियमावलियां बनानी होंगी। अतः वर्तमान में जो शहरी निकाय हैं, इनके माध्यम से राज्य की विशिष्ट नियमावलियों का अनुसरण करते हैं। किसके माध्यम से? तो NMAS के माध्यम से करते हैं। हमने देखा कि हमारे देश में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं प्रिया सॉफ्टवेयर। तो जो ये प्रिया सॉफ्टवेयर है वो क्या करती है कि इस प्रणाली को जो अब अपग्रेड भी कर दिया गया है कि वो 4 स्तरों पर 6 स्तरीय संरचना में परिवर्तित करके केंद्र और राज्यों के द्वारा ये अंगीकृत की गई। तो 2019 में जो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई वह बहुत ही विशिष्ट है, उसको समझना ज़रूरी है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए इसमें सिफारिश की गई कि पंचायती राज संस्था लेखाकरण सॉफ्टवेयर यानी कि प्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से अकाउंटिंग का काम होगा। तो स्थानीय निकायों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी ऑडिटिंग कराएंगे। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बनाए गए हैं और इसके अलावा भी एक विशिष्ट खाते की अपेक्षा की जाती है, जिसे हम पीएफएमएस खाते के माध्यम से जानते हैं, जो कि पब्लिक फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है तथा यहाँ पर किसी भी प्रकार के अपव्यय या भ्रष्टाचार की जो आशंका है, वो पूरी तरह से निर्मूल हो जाती है। तो हम इस बात को हमें समझना होगा कि क्या कुछ ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जिन्होंने इस संदर्भ में कार्य किया है, तो इसमें खासकर केरल का नाम आता है। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था की है केरल के द्वारा जिसको हम KLFA बोलते हैं। तो इसके माध्यम से हर वर्ष 31 जुलाई तक यानी 31 जुलाई तक स्थानीय निकायों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्य सरकार को जमा करनी ही करनी है। यानी आपको अपना ऑडिट भी कराना है और अपनी रिपोर्ट भी जमा करना है और वो कहाँ जमा करना है? तो डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट जिसको हम DLFA बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट जिसको हम DLFA बोलते हैं, इसको जमा करनी होती है। तो इसके माध्यम से सबसे बड़ी बात क्या है कि वित्तीय जो अकाउंटेबिलिटी है या हमारा जो वित्तीय उत्तरदायित्व है, वह सुनिश्चित किया जाता है। अब हम ये भी देखते हैं कि 31 जुलाई 2015 को 1997-98 में और 2014-15 तक 73 खाते ऐसे थे, जिनमें कि बहुत सारे पैसे जो दिए गए थे, वो उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ें सामने जब आईं, तो ये इस बात को महसूस किया जाने लगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी इस संदर्भ में कई-कई अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। तो इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कि यदि कोई भी हमें इस बात को समझना हो कि यदि कोई भी नगर निकाय अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाने में विफल रहता है। उदाहरण के लिए यदि यह निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जो आपको समय दिया गया है कि आप अपना ऑडिट कराइए और अगर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आप उस ऑडिट को नहीं कराते हैं और आप अपने खातों का हिसाब भी नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डिफाल्टर घोषित किया जा सकता है और ये कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार देश में वित्तीय प्रशासन को सुनिश्चित करती है। कुछ मामलों में ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार भी जब देखती है कि स्थानीय स्तर पर जो शासन व्यवस्था है, जो हमारी पंचायती राज संस्थाएँ हैं, वो उस कार्य को कर पाने में
उस तरह सक्षम नहीं हो पा रही हैं, या लोक हित के जो वेलफेयर मेजर्स हैं, उनको ले पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत सारे कार्य से भी आपने हाल में देखा कि किस तरह जब हमारे देश में कोरोना की महामारी आई थी, तो वैक्सीनेशन का मामला है। अब वैक्सीनेशन आम तौर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही कराया जाता है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदारी करते हुए, और जब देखा कि परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल होती जा रही हैं, तो वैक्सीनेशन का काम डायरेक्ट केंद्र सरकार ने किया। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि जो हम प्रशासनिक ढांचा बनाते हैं, जिसके माध्यम से राज्य सरकारें जो नीति नीति निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी जो नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो वित्तीय हो, शासकीय हो, विधायी हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से जनता की भलाई की जा सके, किस तरह लोक कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। तो एक वेलफेयर स्टेट कोई भी निर्णय लेता है, और भारत एक ऐसा देश है जो विकासशील रहा है। तो विकासशील देश के पास इस तरह के कोई अपव्यय करने का अधिकार नहीं है। देखो, अपव्यय किसी भी देश को नहीं करना चाहिए, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने सबसे पहले, जो कि बहुत ही फाइनेंशियली रिच रहे हैं, और उसके पीछे बहुत सारा इतिहास है कि क्यों ऐसा रहे हैं। लेकिन हम उन तमाम विवादों से परे होकर अगर देखें, तो उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। उनके पास जो फंड्स हैं वो हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद वो सबसे पहले इस दिशा में पहल करते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अपने सिस्टम को उन्होंने दुरुस्त किया। भारत ने इस दिशा में, चूँकि भारत का सर्वदा से ये मानना है कि अच्छी चीज़ें दुनिया में चाहे कहीं भी हों, उनसे हम प्रेरणा लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने देश की जनता को लोक कल्याण के माध्यम से एक ऐसे राज्य का निर्माण करना जो आदर्श व्यवस्था हो, जहाँ जनता स्वयं अपने लिए नियम बनाए, स्वयं उन नियमों का पालन करे, और एक आदर्श को स्थापित करने के लिए हमें विभिन्न चरणों से चलना पड़ता है। वास्तव में वर्तमान में हमारा जो इस समय त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, वो आने वाली होगी, जहाँ पर लोक कल्याण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। तो हमने देखा कि एक तरफ स्पष्ट रूप से इस बात को देखा गया कि केवल हम नियम कानून और डायरेक्शन नहीं देते हैं पंचायती राज संस्थाओं को, बल्कि उन पे निगरानी रखने के साथ-साथ उनका सहयोग भी करते हैं। और सहयोग करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो राज्य सरकारें उनकी मदद करती हैं। लेकिन इसके साथ में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पैसा भेजा जा रहा है, वो पैसा उसी कार्य के लिए हो। अगर हम पैसा भेज रहे हैं गरीबों के घर निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो वो गरीबों के पास पहुँचना चाहिए। उसी तरह से अगर उनके हम भारत स्वच्छता आंदोलन के तहत अगर हम स्वच्छालय बनाने के लिए या शौचालय बनाने के लिए अगर हम बहुत फंड भेज रहे हैं, तो वो पैसा उन गरीबों को पहुँचे जिनको उसकी आवश्यकता थी। तो उन्हें चिन्हित करना स्थानीय निकाय का काम है, लेकिन उस चिन्हीकरण करने के बाद से उनको फंड देने से लेकर के उनके बेस्ट यूटिलाइजेशन को इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो राज्य सरकार की है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को स्पेशली डिप्यूट किया जाता है, ये अधिकार दिया जाता है पंचायती राज अधिनियम के तहत कि वे आप मनमाने जो आचरण है उन पर नियंत्रण कर सके, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश में केंद्र और राज्य संबंधों को विशिष्ट तरीके से देखने की कोशिश की गई है। यद्यपि हम देखें तो संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस ही हैं, जैसे हम वो शुरू में ये क्लियर है कि भाई भारत को फेडरल स्टेट शब्द का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाता है। वहाँ पे कहते इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पहले तो यहीं से शुरुआत होती है, लेकिन इसके पीछे मैंने बताया आपको कि एक ऐतिहासिक कारण है। लेकिन किसी भी एक आदर्श संघीय व्यवस्था की तहत की तरह ही भारत में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन करने की जो शक्तियों का की जो प्रक्रिया है, वो संविधान के माध्यम से है। संविधान जो है, संविधान हमारे देश का, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये दोनों ही सेंटर्स ऑफ पावर, अब तो हमारे यहाँ थर्ड सेंटर ऑफ पावर है पंचायती राज, तो ये तीनों सेंटर ऑफ पावर, दे शुड ड्रा देयर पावर, दे शुड ड्रा देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर राइट्स डायरेक्टली फ्रॉम द Constitution of India. So the Constitution of India is the real source of our federalism. Second, जो महत्वपूर्ण बात है कि इस विभाजन में अगर केंद्र को मजबूत बनाया गया, तो वो उसके पीछे कारण ये था कि हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियां है, हमारा देश 1947 में कुछ सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा विभाजित कर दिया गया था। इसलिए हमारे सामने अपने देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने की भी चुनौती थी। इसलिए केंद्र सरकार को अब मजबूत होना किसी संघीय ढांचा की भावना के विपरीत नहीं है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकारें किसी भी शक्ति का प्रयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने एक चीज और भी देखा कि किस तरह मुंबई के जजमेंट में कहा गया कि आप आर्टिकल 356 को, यानी कि 356 जिसका बार-बार दुरुपयोग हो रहा था, सरकारिया कमीशन ने इस बारे में भी कहा था। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इस बारे में कहा था कि हमारे देश जो है वो 356 को एक डेड लेटर के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो हमें उम्मीद है कि इन तमाम सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए भई किसी भी पक्ष का
प्रयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग तीनों चीज़ें हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग जिस तरह से इस चर्चा को आपके सामने किए हैं और हम लोग जिस तरह से अपने संविधान को देखते हैं, हमारे देश में संवैधानिक ढाँचा पूरी तरह से संघीय है। यहाँ पर शक्तियों का प्रॉपर डिवीज़न है। उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारे देश में संविधान के अलावा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जिसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जो हमारे संघीय ढाँचा की रक्षा करती है। तो इसमें 3 प्रकार के संबंध वित्तीय है, विधायी है और प्रशासनिक है। उन सब की स्पष्ट रूप से जो प्रावधान किए गए हैं, जिसके माध्यम से ये चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायती राज संस्थाएँ अपने निर्धारित पैरामीटर्स में काम करें और लोक हित के निमित्त काम करें। हमें उम्मीद है कि हम लोग की यह चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी। आप इस पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम लोग फिर इसी तरह की अन्य चर्चा के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर चंद्रमोहन उपाध्याय।